This MES 135P, in each and every course, that is MES, suppose 131, there are total 8 activities, and from 8 activities you have to choose 4 activities, any 4, and each activity is carrying half credit weightage. Means if you do your project work and complete, then you have to write 16 activity, 4 activity from each courses. Is there any doubt? MES 135P में आपको लगभग 16 एक्टिविटी करनी है, जिसमें से 4 कोर्स जो आपने पढ़े हैं प्रीवियस सेशंस में, MES 131, 132, 133, 134, हर एक के से आपको 4 एक्टिविटी पूरी करनी है। 4 क्यों करनी है? क्योंकि एक एक्टिविटी से, एक कोर्स से आपको 2 क्रेडिट की एक्टिविटी करनी है और एक एक्टिविटी हाफ क्रेडिट की है। कैसे करनी है कल थोड़ा थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। कल हमने 131 से रिलेटेड जो एक्टिविटी थी उनके बारे में थोड़ा डिस्कस किया, 132 में जो एक्टिविटीज थी उन पर डिस्कस किया। सिमिलरली एक्टिविटीज 133 एंड 134 की हैं जो आपको लिखनी है। आपको कल हमने बताया कि आपको जो एक्टिविटी हैं लगभग 5 से 10 पेज के बीच में आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, जिसमें आपको सैंपल लेना है, एक रिसर्च टूल लेना है। रिसर्च टूल आपका क्वेश्चनर भी हो सकता है या कोई रेटिंग स्केल भी हो सकता है। कल मैंने एक सलाह और दी थी आप सबको कि आप सब लोग जब भी अपना प्रोजेक्ट बनाएं तो जो क्वेश्चनर्स हैं वो अगर लिकर्ट 5 स्केल में रखेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर एनालिसिस एंड फॉर इंटरप्रिटेशन आल्सो। तो अभी कल हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि कल मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ शेयर करूंगा जो हमारे स्टूडेंट हैं जो जमा करते हैं कि किस तरह की एक्टिविटी उन्होंने तैयार की है। डैट मे बी हेल्पफुल टू यू टू कंप्लीट योर एक्टिविटी। एंड कुछ वीडियो भी शेयर करेंगे जिसमें आपको खुद एसेस करना है कि वीडियो को किस तरह से इवेल्युएट करते हैं। पहले मैं आपको ये एक्टिविटी ख़त्म कर लेता हूँ कि देखते हैं इसमें कहीं कुछ और डिफरेंस तो नहीं है या वही सेम 131, 132 की तरह ही एक्टिविटी है या कुछ अलग है। अगर हम बात करें MES 133 की, यहाँ भी आपको 133, मानिक जी कहाँ तक हम गए थे? 131, 132, 132 सर, 132 ना, तो 133 थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। मुझे लगता है आपके जो ये प्रोग्राम गाइड है इसमें एक्टिविटी की हुई है। देखिए हम देख रहे हैं, जैसे ये एक्टिविटी अगर आप देखें, हाफ क्रेडिट है ना, तो इसमें एक्टिविटी आपकी मिक्स है। सो एनीवे करने का तरीका तो सेम है। अगर हम कोई भी एक एक्टिविटी, चूंकि अभी कुछ नए लोग भी ज्वाइन किए हैं, तो एक बार कोई सी भी एक एक्टिविटी लेकर के फिर से दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह की एक्टिविटी आपको करनी है। से फॉर एक्टिविटी 4, डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, जिसको हम OER भी बोलते हैं। एंड OER में जितना भी स्टडी मटेरियल दैट इज अवेलेबल टू ऑल एंड दैट टू एट फ्री ऑफ कॉस्ट, नेशनल डिपॉजिटरी है, उस वहाँ से आप ले सकते हैं। मैंने कल आपको बताया कि ई ज्ञान कोर्स भी एक तरह का OER है, वहाँ से भी आप स्टडी मटेरियल, वीडियोस आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, इवन फॉर योर फर्दर लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज फॉर योर प्रोजेक्ट वर्क आल्सो। तो देखिए इसमें द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी इज दैट, मीन्स आपको कोई छोटा सा OER डेवलप करना है। OER मीन्स दैट मे बी द ऑडियो विजुअल, कोई छोटी सी वीडियो हो सकती है या एक टेक्सुअल, जिसको आप, जैसे ये भी एक टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बात कर रहे हैं हम लोग, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ OER। और उसके बाद में सेलेक्ट अप्रोप्रिएट क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस। अगर आपको याद हो, डॉक्टर अजीत जी ने आपको ये कॉमन लाइसेंसेस के बारे में आपको बताया था कि किस तरह से आप ओपन
एजुकेशनल रिसोर्स में किस तरह से लाइसेंस लेते हैं, और फिर उसको आप उसको जनरल प्लेटफॉर्म पर पब्लिक के लिए उसको कैसे आप उसको पब्लिश करते हैं। क्योंकि उस दिन मैं भी था जिस दिन प्रोफेसर अजीत पढ़ा रहे थे, उसमें उन्होंने बताया था डिफरेंट काइंड के लाइसेंस भी उन्होंने शेयर किए थे। इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है दैट इज आल्सो लाइसेंस्ड फॉर, वो भी आपको शेयर किया। इस तरह से आप एक छोटा सा एक्टिविटी आप खुद अपने आप कर सकते हैं, अगर आपको ये फिट हो। क्योंकि टोटल आपको 16 एक्टिविटी करनी है, इट इज़ एज पर योर चॉइस दैट यू हैव टू चूज 16 क्रेडिट आउट ऑफ एक्टिविटी जितनी भी इसमें दी हुई हैं। इवन थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन भी आप कर सकते हैं, टॉपिक भी अगर चाहें या सैम्पलिंग का अगर आप चाहें तो वो भी आप थोड़ा 19-20 आप कर सकते हैं। जैसे कल मैंने जिक्र किया कि अगर आपको 30 टीचर लेने हैं, दैट मे नॉट बी पॉसिबल कि 30 टीचर एक ही विद्यालय में आपको मिले, देन यू कैन चूज फ्रॉम 3 और 4 स्कूल्स। सो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए आपका क्या रोल होगा, अगर आपको कोई OER डेवलप करने से रिलेटेड आपको एक्टिविटी करनी है, व्हाट मे बी योर रोल। कोई भी एक टॉपिक टीचिंग का आप चुनेंगे, किस मीडियम में आपको वो OER बनाना है, द मीडियम में भी हिंदी, इंग्लिश और एनी रीजनल लैंग्वेज। उसके बाद में कुछ इंस्ट्रक्शनल कंटेंट हैं वो आपको डेवलप करने हैं। देन असाइन ए क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस टू कंटेंट। ये चूँकि थोड़ा सा ये टेक्निकल है, जिसमें डॉक्टर अजीत ही आपके साथ शेयर भी किए थे, डिस्कस किए थे कि किस तरह से आपको एक क्रिएट करना है एक लाइसेंस अपने OER के लिए। देन इवेल्युएट द OER यूजिंग द टिप्स फ्रेमवर्क, एंड उसके बाद में फाइनली पब्लिश। एंड देन आपको रिपोर्ट करना है, एक रिपोर्ट बनानी है आपने टोटल कि आपने किस तरह से, कौन से आपको हिंड्रेंस आए, कौन से आपको ऑब्स्टेकल्स मिले उसको बनाने में, कितने आप कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला, कहाँ से आपको अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिली। ये सारा लर्निंग आउटपुट में कि आपने जो OER बनाया तो बहुत सारी चीज़ आप सिखाते नहीं हैं, सीखते भी हैं। क्योंकि लर्निंग इज़ नॉट वन वे, इट इज़ टू वे। अगर हम अपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखाते हैं, बट एट द सेम टाइम वी आल्सो लर्न फ्रॉम देम मैनी थिंग्स। तो टोटल आप इसको 300 से 300 से 500 वर्ड में आप इसको आप अपना एक्टिविटी को आप लिखेंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आपको एक्टिविटी तैयार करनी है। आई एम जस्ट शेयरिंग, एक स्टूडेंट ने एक जो प्रोजेक्ट तैयार किया है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, और उसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे देन वी विल डिस्कस। खुशबू एंड बाकी किसी को इसमें कुछ पूछना तो नहीं है, क्योंकि इसमें आप गो थ्रू होंगे तो एक्टिविटीज सर आर मेरा सेम। क्वेश्चन था। जी। सर मैंने ये जो प्रोजेक्ट वाला था वो मैंने देखा था, तो जो हाँ आप अभी बता रहे थे ना, तो हाँ मुझे एक पॉइंट ये लग रहा है कि उसमें असाइन वो जब लाइसेंस वाला बात हुआ था उस सेशन में मैं हाँ थी, तो हाँ शेयर अलाइ कैसे करके कई चीज़ थे, जी। तो उसको जनरेट कैसे करना, कुछ उसका प्रोसेस शायद उस दिन नहीं डिस्कस हुआ था। उसके टाइप्स पर डिस्कशन हुआ था कि ये होते हैं, CC होता है, ऐसे करके अंजलि, हो रहा था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो डॉक्टर अजीत ने आपको एक लिंक ऑलरेडी शेयर किया हुआ है जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज आप रख सकते हैं। दैट इज उन्होंने अच्छा, आपको एक गूगल लिंक भी क्लासरूम की शेयर बात कर रहे किया। हैं? हाँ, अगर ओके चूंकि सर, ही इज द अच्छा। मास्टर ऑफ, ही इज द कॉम्पिटेंट पर्सन, ही विल टेल यू हाउ टू जनरेट द लाइसेंस एंड हाउ टू पब्लिश। तो आप उसमें डाल दीजिए कि मैंने एक OER तैयार किया है और मैं इसको किस तरह से इसको पब्लिश कर, किस तरह से इसको लाइसेंस कराऊं और किस तरह से इसको पब्लिश कराऊं। गॉट ओके माय सर, पॉइंट। थैंक यू। हाँ, जी जी, थैंक यू क्योंकि सर। दैट प्लेटफॉर्म इज ओपन और उसका कोई टाइम बाउंडिंग भी नहीं है। जैसे इसका टाइम बाउंडिंग है कि 5 बजे से ही ये शुरू होती है, 4 बजे से नहीं। उसमें आपकी जो भी क्वेरीज है यू कैन रेज एंड यू कैन पुट योर क्वेरी, एंड डेफिनेटली डेडिकेटेड टीम इज देयर, दे विल रेस्पॉन्ड टू टाइमली। राइट। विकास बोलें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपकी मेरी आवाज आवाज आ रही है सर? हेलो हेलो। या हाँ सर, मैं जानना चाह रहा था कि जब जैसे आप बता रहे थे ना कि मैं 4 एक्टिविटी करनी पड़ेंगी, पर मैं ये देख रहा था जब मैं मैंने इलेक्ट्रोग्राफ गाइड में मैंने कब कहा उसमें 4 वन करनी वन पड़ेंगी? मैंने कहा वन वन टोटल करनी है। 16 एक्टिविटी, क्योंकि एक एक्टिविटी हाफ क्रेडिट की है। हाँ, तो इसी पे मेरा डाउट ये है कि एक कहीं कहीं कोर्स जो मैं नहीं, नहीं, एक कोर्स में सुनिए, जैसे MES 131 में है
उसमें से आप 4 ले लीजिए, MES 132 है उससे रिलेटेड 4 ले लीजिए, MES 133 की उससे 4 ले लीजिए, MES 134 की उसकी 4 ले लीजिए। मीन्स यू हैव टू कंप्लीट टोटल 8 क्रेडिट एक्टिविटीज। नाउ यू ये टेक सर, योर क्वेश्चन। यहीं पे मेरा डाउट है सर कि उस जो हम प्रोग्राम गाइड देख रहे हैं उसमें कुछ एक्टिविटी 1 क्रेडिट की है और कुछ एक 1.5 की भी है, तो मतलब टोटल 2 करनी है। तो अगर मैं एक टोटल 1 की टू, चूज कर लेता टोटल हूँ तो मुझे 2 और लेनी होंगी हाफ हाफ की। यस इसलिए यस। मेरे को अगर वो अगर वो आपको, कॉम्बिनेशन अलग हो सकता है, मेरा ये कहना था यहाँ पे। नहीं बिल्कुल हो सकता है, मैक्सिमम 16 होंगी, उससे कम भी हो सकती हैं। राइट 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 है ना? सर, यही डाउट सर। यहाँ पे ठीक है। मिनिमम क्रेडिट हाफ क्रेडिट है और मैक्सिमम आप देख रहे हैं 1.5 का भी राइट राइट, है हाँ, ना? इसलिए मैंने कहा था तो हमें कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि 2 पूरा कर लें हम। यस, तो पूरा करना है। ठीक, थैंक यू सर। सो चलिए, और कोई डाउट हो फिर मैं इसको बंद करके दूसरा एक स्लाइड ओपन करते हैं, अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर चलिए इसको पहले बंद कर लेते हैं, उसके बाद वी विल डिस्कस अगेन, है ना। Desktop is visible. Yes, sir. Yeah. So this is a project of any students submitted to the regional center. So I am not going that because format is there. फॉर्मेट में आपको अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर, सिग्नेचर, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, दैट यू हैव टू गिव, दैट इज द फ्रंट पेज। एंड देखो इन्होंने लिया है एक्टिविटी 1 लिया है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूज। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी, है ना। इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि ये स्टडी कहाँ की इन्होंने की, ठीक है। बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने। दिस स्टडी वाज कैरिड आउट टू एक्सेस द अवेलेबिलिटी, पर्पज एंड यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT अमंग स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी एट IIM गवर्नमेंट एंड ERAM कॉलेज प्राइवेट। एक इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लिया दैट इज IIM, एंड सेकेंड इज आपका ERAM कॉलेज दैट इज प्राइवेट कैंपस इन लखनऊ। मेथड में इन्होंने क्या किया, 20 प्रोजेक्ट मेथड मीन्स दैट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने 20 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स लिया जो भी एकेडमिक सेशन हुआ, और 10 प्रोफेसर्स लिए। जैसे आपने देखा आपके फर्स्ट एक्टिविटी में वहाँ लिखा था 5 शायद टीचर्स था, 30 शायद स्टूडेंट्स है। तो ये वेरी आप कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंट एंड एज पर डेटा, एज पर ये सैम्पल अवेलेबल, जो भी आपका रेस्पोंडेंट है जितने आपको मिल सकते हैं। उसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चनर बनाया, उसके बाद में उसको इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद डेफिनेट है कि रेस्पॉन्ड करेंगे कुछ ना कुछ जो रेस्पोंडेंट हैं। उन्होंने इसको फिर क्वेश्चंस को अपने लिखा, उसको एनालाइज किया। टूल कौन से यूज किए इन्होंने, MS एक्सेल किया, और जो मोबाइल वॉइस रिकॉर्डर इसलिए किया क्योंकि हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो कई बार बहुत सारी चीज़ों को हम भूल जाते हैं, नोट नहीं कर पाते हैं। तो इन्होंने जो भी हम उनसे पूछ रहे हैं, जो भी वो आंसर दे रहे हैं, उसने उनको मोबाइल रिकॉर्डर के रूप में यूज किया ताकि कुछ भी चीज़ उसमें छूट ना पाए, मिनिमम एरर हो, ठीक है। इंटरव्यू उन्होंने कंडक्ट किया। उसके बाद में जो ICT अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूशन, उसके बाद उन्होंने लिस्ट आउट किया यहाँ पे, जिस भी जहाँ भी उन्होंने अपना इंटरव्यू लिया है लर्नर्स का एंड प्रोफेसर्स का, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल थी, उन्होंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया, ठीक है। और ये एक जस्ट एक एग्जांपल है, और उन्होंने देखा कि क्या यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क है नहीं। कल भी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आप इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन करेंगे कि व्हाट फैसिलिटी इज अवेलेबल इन द स्कूल और इंस्टीट्यूशन वेयर यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर एक्टिविटी। देखिए इन्होंने बताया कि इंटरनेट है, इतने % है, इतने प्रिंटर हैं, इतने ईमेल लोग यूज़ करते हैं, ये
LMS या CMS इतना है, कंप्यूटर लैब 100% है, मीन्स एक अगर लैब की अगर कैपेसिटी 40 है तो वहाँ 40 कंप्यूटर लैब में है, राइट। उसके बाद में इन्होंने द मेन यूजर ऑफ ICT इन क्लासरूम कंप्यूटर लैब, एक क्वेश्चन इसमें बनाया कि कितने लोग हैं जो वीक में कंप्यूटर यूज करते हैं, तो उसमें जो रेस्पॉन्ड मिले वो इन्होंने हाईलाइट किए। हाईलाइट इसलिए कि ताकि इसको जब आप समरी आप लिखें, जहाँ से ऑटोमेटिकली कार्व आउट कर सकें, वहाँ से आपको डाल सकें। तो देखिए ये इन्होंने ऐसे अपना बनाया, हर क्वेश्चंस को इन्होंने क्वेश्चंस जो फ्रेम किए उन सबको एक तरह से चार्ट के रूप में इन्होंने इसको यूज किया। कितने स्टाफ्स इसको यूज करते हैं, कितने स्टूडेंट हैं। कंक्लूजन पर अगर आप आते हैं, जैसे हमने कहा कि ये कंक्लूजन आपका होना चाहिए 300 to 500 वर्ड्स का। ये देखें इन्होंने इतना किया है नहीं किया है। पहले इन्होंने फर्स्ट जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा उसके बेस पे इन्होंने बताया कि इस तरह के कंप्यूटर सेट्स हैं, फ़ोटो भी डालें, इस तरह का आपका विजुअल कैमरा की अवेलेबिलिटी है जहाँ इन्होंने ये किया। इस तरह से यहाँ पे ये जो आपका डिजिटल प्रेजेंटर है, कैमरा टाइप में जितने भी हैं वो डिस्प्ले ऑर्डर इस तरह से है, मॉनिटर की स्क्रीन इस तरह से है, एंड ICT की अवेलेबिलिटी ये इन्होंने एक एक्टिविटी तैयार की। हालांकि इन्होंने वर्ड्स कम लिखे, लेकिन उन्होंने जो विजुअल इफेक्ट हैं वो ज़्यादा डाले हैं। आप देख रहे हैं कि लिखना कम और प्रेजेंटेशन ज़्यादा किया है इन्होंने। इस तरह से इन्होंने एक एक्टिविटी अपनी कंप्लीट की, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो हम कह रहे थे कि अवेयरनेस अबाउट OER, इन्होंने यहाँ पे अवेयरनेस पर काम किया, यहाँ पे क्रिएशन नहीं किया, यहाँ पर OER को बनाया नहीं, यहाँ पे अवेयरनेस किया कि कितने लोग OER के बारे में जानते हैं, इसका सर्वे किया और उसका क्या यूटिलाइजेशन भी जानते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग नाम तो सुने हैं कि यस OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्स नाम की कोई चीज़ होती है, तो पहले इन्होंने किया कि पहले तो उसके बारे में जाने कि कितने लोग OER को जानते हैं और कितने लोग उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी करते हैं नहीं करते हैं। उस पर एक सर्वे इन्होंने किया है। सर्वे आपने किया, देखिए एक वर्ड में हाईलाइट कर रहा हूँ, गूगल फॉर्म। इन्होंने जो क्वेश्चनर अपना बनाया, इंट्रोडक्शन में पहले लिखा कि आप किस तरह का ओपन जो OER है इनकी अवेयरनेस के बारे में आप स्टूडेंट्स एंड एकेडमिक्स से आइडेंटिफाई करेंगे, पता करने का कोशिश करेंगे। टोटल इन्होंने 21 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स लिए, 9 प्रोफेसर्स लिए। ये आपका डेटा हो गया, मीन्स सॉरी सैम्पलिंग होगी, जिससे आपको स्टडी करनी है और कहाँ से थे, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल से इन्होंने ले लिया। अब अगर फैकल्टी का पहले इन्होंने किया, फैकल्टी से कॉन्सेप्ट ऑफ OER पे इन्होंने कुछ क्वेश्चंस बनाए। उसके बाद में इन्होंने देखा कि जितने भी रेस्पॉन्सेस थे, यानी 21 लोगों ने जवाब दिया, इतने % लोग ने सुना है कि OER नाम की भी कोई चीज़ होती है, और बाकी 67.7 ने कभी सुना नहीं कि OER या उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। देखिए इन्होंने क्वेश्चन बनाया, हैव यू heard of the term open educational research resources OER। तो इन्होंने पाई डायग्राम का यूज किया, फिर बाद में उसका इंटरप्रिटेशन किया कि 60% लोगों को नहीं पता, मीन्स टोटल इतने लोगों को पता है, टोटल इतने लोगों को इसके बारे में नहीं पता। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, अगर आप ये गूगल फॉर्म का अगर आप यूज करते हो, क्वेश्चनेयर को गूगल फॉर्म के थ्रू जो अपने जो सैंपल है उनको भेजते हो, तो इस तरह के चार्ट ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। इसको आपको बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, वहीं से आप कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने ऐसे ही पूछा। प्रोफेसर्स की बात करें, देखिए अभी ये प्रोफेसर्स फैकल्टी यानी प्रोफेसर से पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। कैन यू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ OER, मीन्स उनसे जस्ट आइडिया लिया है उन्होंने, दे हैव जस्ट आस्क्ड वेदर कैन यू डिफाइन, डेफिनेशन नहीं पूछा है, तब भी इतने वेरी फ्यू पीपल, मीन्स 14% नियर अबाउट दे आस्क, दे आर अवेयर अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दिस OER, और बाकी ने अनअवेयरनेस शो किया कि दे आर नॉट अवेयर अबाउट द डेफिनेशन ऑफ OER। इन्होंने फिर इसका पाई डायग्राम लिया, देन इंटरप्रिटेशन दिया, थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद में बाकी और क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद में बेनिफिट्स से रिलेटेड उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं।
उसके बाद में उन्होंने पूछा कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू कंसीडर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग, यानी कि इन्होंने 5 ऑप्शन दिए कि ये इसमें से कौन कौन से को कितना कंसीडर करेंगे। तो आप देखेंगे उसके बेस पर भी इन्होंने डायग्राम बनाया। ये डायग्राम हिस्टोग्राम भी हो सकता है, इट इज़ योर कन्वीनियंट कि आप जिस रूप में आप चाहेंगे। आप देखेंगे कि इसी स्टूडेंट्स ने आगे कुछ हिस्टोग्राम भी यूज किए हैं टू मेक अट्रैक्टिव द प्रोजेक्ट। रिपोजिटरीज ऑफ OER से क्वेश्चन पूछे, यहाँ देखिए उसने बायोग्राम यूज किया है कि कितने लोग, कितने % लोग यूट्यूब यूज करते हैं, कितने OER करते हैं, कितने डिजिटल लाइब्रेरी, कितने विकीपीडिया, कितने साक्षात, कितने, यानी कि जितने भी आपके ओपन एजुकेशन रिसोर्स के जो चैनल हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से मिल सकते हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछा है कि कितने लोग इनसे अवेयर हैं या फिर कितने इनको प्रॉपरली यूज करते हैं। दे हैव शोन इन द हिस्टोग्राम एंड एज वेल एज बाय डायग्राम। देन कम टू द कंक्लूजन। देखिए आपके इन एक्टिविटीज में ओनली 4 पॉइंट्स आर देयर। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 मैथोडोलॉजी और सैम्पलिंग, यानी कि आप सैंपल कितना ले रहे हैं और अपना क्वेश्चनेयर अपने रेस्पोंडेंट तक किस तरह से पहुंचा रहे हैं, आइदर थ्रू ओरल इंटरव्यू और इन रिटन इंटरव्यू इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनेयर और थ्रू द गूगल फॉर्म। और उसका इंटरप्रिटेशन आप उसमें करने के बाद में कंक्लूजन देंगे कि बेसिकली व्हाट इज द लर्निंग आउटकम ऑफ योर एक्टिविटी, whatever you have observed, it may be 1 line 2 line 3 line 4 पेज 3 पेज, जितना भी हो सकता है। इसने देखिए लिखा है सैंपल साइज वाज स्मॉल, हाउएवर one may deduce that the majority of the students had minimal or no awareness of OER, although the majority of the professors were aware of OER and its applications। सिंपल एक लाइन में उन्होंने अपना कंक्लूजन दे दिया, बट दैट इज बेस्ड ऑन दिस डेटा, जो इन्होंने डेटा कलेक्ट किया, जो एनालिसिस किया, उसके बेस पर इन्होंने कंक्लूजन दिया। थर्ड एक्टिविटी इन्होंने लिखा यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर एक्शन रिसर्च, एक इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद में एक ऑब्जेक्टिव, मैंने कल भी कहा था कि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा मत लीजिए, टेक ऑब्जेक्टिव 1 और 2 ओनली, और इवन एक एक्टिविटी है हाफ क्रेडिट या 1 क्रेडिट की, इट्स बेटर टू टेक 1 ऑब्जेक्टिव ओनली। देन डेटा कलेक्शन के बारे में, मेथोडोलॉजी के बारे में आप बता दीजिए कि आपने डेटा कहाँ से लिया, मीन्स सैंपल आपका क्या है, कहाँ से हैं वो, प्राइवेट से हैं, गवर्नमेंट से हैं, कितने हैं, ये सब आप एक थोड़ा सा छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। अगर पॉसिबल हो, आपने देखा पुरानी जितनी 2 एक्टिविटी हमने देखी उसमें क्वेश्चनर के बारे में कोई डिटेल नहीं दिया, यहाँ इन्होंने क्वेश्चनर के बारे में दिया कि हम एक क्वेश्चनर बनाएंगे जिसमें टोटल इतने क्वेश्चंस होंगे, इतने घंटे का क्वेश्चंस होगा, हम इसको क्लासरूम में जाकर के हम देंगे। देखिए ना, इन द आइटम द क्वेश्चनर वर क्रिएटेड बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन इन द क्लासरूम, आई सेट इन वन ऑफ द क्लास एंड हाफ एंड आवर के लिए, 1.5 आवर के लिए 26 क्वेश्चंस पूछे गए स्टूडेंट से। उसके बाद में इन्होंने देखिए सर्वे जो किया गूगल फॉर्म से इन्होंने यूज किया, एंड देन इन्होंने जो डिफरेंट पैरामीटर इन्होंने अपने लिए थे, इंस्ट्रक्टर, कोर्स से रिलेटेड, पीयर्स से रिलेटेड, पीयर ग्रुप कितना उसको यूज करते हैं, अदर्स, इन सब का इंटरप्रिटेशन इन्होंने दिया। ये इंटरप्रिटेशन आप इसको बाय डायग्राम से भी शो कर सकते हैं, बाय डायग्राम से थोड़ा और अट्रैक्टिव होगा। इन्होंने यहाँ पे बाय डायग्राम या कोई भी डायग्राम, इन्होंने हिस्टोग्राम कोई यूज नहीं किया। These are the finding, according to the finding, ये फैक्टर्स थे जो इन्होंने ऑब्जर्व किए, और इन्होंने एक सजेस्टिव वे में सॉल्यूशंस भी दिया कि ये सॉल्यूशन अगर आप करेंगे जो चीज़ें हैं वो, जो गैप है वो ब्रिज हो सकता है। तो देखिए इन्होंने एनालिसिस बाद में दिया, अच्छा होता है ये एनालिसिस अगर ऊपर ही देते तो ज़्यादा ठीक था, जहाँ जहाँ पे इन्होंने यूज किया था। यहाँ इन्होंने इनको बार डायग्राम, हिस्टोग्राम एंड पाई डायग्राम से इन्होंने क्लियरिफाई किया है। ये आपका कल लिकर्ट मेथड की हम बात कर रहे थे कि अगर क्वेश्चनर अगर 5 पॉइंट स्केल में होगा तो एनालिसिस में भी अच्छा होता है वो।
तन्मय आए हैं? तन्मय नेगी हैं? यस सर। आर यू देयर? देखिए रिटन फॉर्म में होता तो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता ना, ये प्रिंट में है, टाइप्ड है तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। यस सर। तो बेटर है कि अगर टाइप्ड लिखेंगे, असाइनमेंट आपका हैंड रिटन होना चाहिए, बट दीज एक्टिविटी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टाइप्ड। ओके सर, आई विल डू इट इन टाइप फॉर्म। ये तो इससे तो मैं थोड़ा सा इसको तेजी से स्क्रॉल कर रहा हूँ कि आपको कितनी एक्टिविटी और किस तरह से लिखनी है, क्योंकि एक और मेरे पास एग्जांपल है। ये इन्होंने देखिए इन पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को शो किया है, बिकमिंग डेटा वाइज। ये भी इन्होंने एक्टिविटी ली, इसमें बताया कि किस महीने में, कौन सी साल में, टेम्परेचर कितना था, उस सबको रिकॉर्ड करके। ये टेम्परेचर का इन्होंने एक तरह से कंपैरिजन किया है। बेटर होगा, मेरा यहाँ सुझाव है, कैंडिडेट जो भी हैं, ये मेल हैं फीमेल हैं, इन्होंने एक चीज़ को मिस किया है, और मैं चाहता हूँ आप लोग उसको मिस ना करें। यहाँ पे जैसे इन्होंने एक्टिविटी 5 लिखा है ना, अगर आप यहाँ पर लिख दें कि ये टोटल एक्टिविटी, ये एक्टिविटी 5 जो ली है, ये कितने क्रेडिट की है, तो इवेल्युएटर को टोटलिंग करने में भी आसानी होगी। एंड दैट इज पेज नंबर 32। और ज़्यादा बेटर होगा कि इसके अगर ये फ्रंट पेज के बाद अगर हम एक इंडेक्स बना लें कि एक्टिविटी 1 इस टॉपिक की है, इतने क्रेडिट की है, थोड़ा सा और आसानी रहेगी इवेल्युएटर को भी और आपको भी काउंट करने में कि ये टोटल कितने क्रेडिट की एक्टिविटी हम जमा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वो एक्टिविटी छूट गई हो हमारी। 32 पेज पर थे। यस, क्योंकि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की है। यहाँ पे देखिए इन्होंने, मुझे लगता है ये कैंडिडेट जो है, इन्होंने खुद का अपना ही शायद ये पिक लगाया है अपना। सिक्योरिंग डिजिटल डेटा, डिजिटल डेटा को किस तरह से सिक्योर करेंगे, किस तरह से पासवर्ड आप लगाएंगे, क्या उसका ये एक्टिविटी 6 है। ये क्या था? इवेल्युएशन ऑफ वेबसाइट एंड बुक मार्किंग वेब पेजेस। आप कोई भी वेबसाइट ले लीजिए और उसको इन्होंने इवेल्युएट किया है। वेबसाइट डिज़ाइन को पहले उन्होंने बताया कि रीडेबल है नहीं है, इजीली एक्सेसिबल है नहीं है, एक्यूरेसी जो है, जो डेटा उसमें डाला हुआ, डेट्स डली हुई हैं, वेदर दीज आर एक्यूरेट और नॉट। कई बार क्या होता है, कोई वेबसाइट पर अगर डली हुई है, उसमें डेट बहुत पुरानी डली हुई है, डेटा पुराना डाला हुआ है। अगर आप इग्नू को देखें, इग्नू की रीजनल सेंटर की या कोई भी हेडक्वार्टर की वेबसाइट देखें, अगर आपको लगा हो उसमें अगर दिखाए कि वो आपके 16 रीजनल सेंटर है, क्योंकि इनिशियली 16 रीजनल सेंटर खुले थे, दैट इज ओल्ड वन, दैट मे नॉट बी यूजफुल। और अभी आप देखें वेबसाइट्स टाइम टू टाइम चेंज होती हैं। ये एक एग्जांपल्स हैं कि आप उनको देखें, रिलायबिलिटी ऑफ देखें आप उसको, उससे पहले क्या था हमारा, ये एक्यूरेसी देखें, ओपनिंग बुक मार्क है, ऑर्गेनाइजिंग बुक मार्क है। ये इन्होंने स्क्रीन शॉट भी इन्होंने प्रॉपर यूज किए हैं। स्टडी ऑफ टूल यूज फॉर स्कूल मैनेजमेंट। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट, सारे आपकी एक्टिविटी उसमें दी हुई हैं। ये देखिए तो कौन सी एक्टिविटी थी जिसमें आपने यूज किया है कि जो हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका कितना यूज होता है टीचर्स के द्वारा एंड स्टूडेंट्स के द्वारा। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ओके,
यहाँ भी इन्होंने देखिए टोटल 30 रेस्पोंडेंट लिए, 5 टीचर्स लिए, जिसमें उनको कितने कितने साल का टीचिंग एक्सपीरियंस था, वो कितना पढ़ाते हैं वो वीक में, कितना कंटेंट पढ़ाते हैं आईसीटी का, कितना क्लासरूम से फेस टू फेस, इसमें वो कितने ईमेल की, सब कुछ डेटा उन्होंने दिया, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड उन्होंने क्या क्या यूज किया। That is based on interview or questionnaire. I'm scrolling. टोटल आप देख रहे हैं ये टोटल 65 पेजेस शो हो रहा है ये। ये सारे डायग्राम आपको आपके मटेरियल में मिल सकते हैं, अगर आप चाहें वहाँ से, या फिर आप आजकल जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपके रिलेटेड है, ये सब आप बना सकते हैं। ये मेरे ख्याल से लास्ट एक्टिविटी है, दैट इज एक्टिविटी 11। एक और है 12, विजिट टू ए रिकॉर्डिंग स्टूडियो। ये भी एक अच्छी एक्टिविटी हो सकती है आपके आसपास में, अगर कोई इग्नू के भी बहुत सारे हैं, ये ज्ञान दर्शन सॉरी ज्ञानवाणी स्टूडियो हैं, कुछ और स्टूडियो भी हैं जो आपके एफएम चैनल्स के स्टूडियो, वहाँ भी आप विजिट कर सकते, उस पर भी अपना आप एक बना सकते हैं कि किस तरह रिकॉर्डिंग होती है, किस तरह एडिटिंग होती है, मिक्सिंग किस तरह से होती है, यानी कि जो बनता है उसमें डिफरेंट काइंड के जो व्यूज एंड डिफरेंट काइंड के जो पिक्चर्स हम लोग डालते हैं बीच बीच में, एक्सपोर्टिंग है, मास्टरिंग है, अचीव एंड स्टोरेज, किस तरह से हम उसको स्टोरेज करेंगे, किस तरह से आर्चिव में डालेंगे उसको। ये एक स्टूडेंट ने अच्छा प्रयास किया है, बट नो वन इज मास्टर, इसमें बहुत सारे और अच्छा काम हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक्टिविटी के आगे अगर क्रेडिट डाल दें और इंडेक्स भी सबसे पहले बना दें, तो इट वुड बी बेटर फॉर इवेलुएटर टू इवेलुएट ऑल दीज एक्टिविटीज। So should I share second one, or any question related to this? Sir, can you please once again show the cover page? I missed that. Yeah, cover page this is. ये एक स्टूडेंट है, ये रोल नंबर है अभय गुप्ता है, ये इसका एड्रेस है, मैनुअल प्रोजेक्ट, ये कोर्स कोड है, ये मोबाइल नंबर, ये ईमेल आईडी, और नीचे डेट एंड सिग्नेचर। कवर पेज तो आपके उसमें डाला हुआ है ना, आपके जो प्रोग्राम गाइड है, इवन जो आपकी प्रोजेक्ट गाइड है, उसमें कवर पेज है ये, एंड यू कैन यूटिलाइज दैट कवर पेज। एक और अच्छा प्रयास है, मैं आपको वो भी Okay, शेयर, sir. Thank you, sir. एक और है मेरे पास, उसको भी देख लीजिए, शायद वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो। गिव मी ब्रेक ऑफ 30 सेकेंड, है ना।
इनको बोलता जाता हूँ फिर लिख के दे देंगे छोटा। और मैंने हेलो, जी सर। देखिए एक और स्टूडेंट है, उन्होंने भी अपना एक जमा किया है। मुझे लगता है बहुत सारे सिमिलर, मोर और लेस हैं, मोर और लेस सिमिलर हैं। 131 से इन्होंने एक्टिविटी 3 लिया, ये इन्होंने एनालिसिस किया। मैंने ये आपको बताया ना कि इसमें 4 पॉइंट आपको लेना है। फर्स्ट एक एक्टिविटी, देन सेकंड इज इंट्रोडक्शन, थर्ड मेथड, यानी कि इसमें सैम्पलिंग भी है और इसमें क्या आप क्वेश्चनेयर ले रहे हैं, किस तरह से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस तरह से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एंड थर्ड वन इज एनालिसिस, एंड फोर्थ वन इज समरी बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस। और एक चीज़ और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ये क्वेश्चनेयर आप जिसमें क्वेश्चन नंबर लिखा हो, कितने रेस्पॉन्सेस हैं और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, मीन्स दैट क्वेश्चनेयर इज थ्रू गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म में इस तरह का जो चार्ट है ऑटो क्रिएट होता है और उसको जो आपको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। इसलिए इट वुड बेटर कि आप अगर क्वेश्चनर आप बना रहे हैं अपने रेस्पोंडेंट के लिए तो आप अपना गूगल फॉर्म यूज कर सकते हैं। और डॉक्टर अजीत ने शायद गूगल फॉर्म बनाने का तरीका शायद आपको बताया था। आपको याद है किस तरह से गूगल फॉर्म बनाना है? ऑल रिमेंबर और फॉरगेटन? भूल गए आप लोग, ये याद है? हाउ टू प्रिपेयर गूगल फॉर्म? हाँ, यस सर। ओके, ये गूगल फॉर्म का इन्होंने प्रिंट आउट भी लगाया है इन्होंने। मैं भी आपको शेयर करके बताऊंगा किस तरह से बनाना है। हालांकि गूगल फॉर्म, हालांकि आप सब लोग उससे वेल वर्स होंगे। ये एक्टिविटी 7, यहाँ भी एक चीज़ जो मुझे देखने को मिल रहा है कि अगर एक्टिविटी के साथ उसका ये क्रेडिट भी लिख देते कि कितने क्रेडिट की एक्टिविटी है, इट वुड बी बेटर टू अंडरस्टैंड एंड टू इवेल्युएट। तो गो थ्रू करते हैं, फिर जल्दी से आपके साथ कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं। ये देखिए टोटल एक्टिविटी इन्होंने लिखा है, 4 पॉइंट में है। लास्ट कंक्लूजन होता है, इन्होंने शायद 500 वर्ड्स कंक्लूजन में यूज किए हैं। इसमें यहाँ तक 300 ES 132 से रिलेटेड इसमें एक्टिविटी ली। एक चीज़ पहले में और सेकंड में, इसमें एक चीज़ डिफरेंस हमको देखने में आ रहा है। इन्होंने पहले 131 से रिलेटेड एक्टिविटी को लिया
उसके बाद में 132 से रिलेटेड एक्टिविटी को लिया है, यानी कि कोर्स वाइज इन्होंने एक्टिविटीज को लिया है। बिकमिंग डेटा वाइज ये भी शायद सेम इन्होंने किसके लिए, रेनफॉल के, उसने टेम्परेचर के लिए लिया था, इन्होंने रेनफॉल लिया है। कि लास्ट 2018 में कितने मिलीमीटर हुआ रेन, 2019 में कितने हुआ। आप उसको चेंज कर सकते हैं, 2022 एंड 23 भी ले सकते हैं, करंट डेटा ले सकते हैं, दैट इज ओल्ड वन। इन्होंने यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस भी डाले हैं, आप देख रहे हैं कि इन रेफरेंसेस में जो जो इन्होंने चीज़ें इंट्रोडक्शन के लिए लिया हो या क्वेश्चनर्स कहीं से लिया हो, उसके रेफरेंसेस भी इन्होंने डाल दिए हैं इसमें। Here the audio to understand how to secure digital data, पहले भी एक सिक्योर डेटा से रिलेटेड था, इसमें भी सिक्योर डेटा से रिलेटेड एक एक्टिविटी इन्होंने ली है। इन्होंने शायद कैंडिडेट ने अपना डाला है किसी का, एनीवे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो देखना यह है कि ये 133 से रिलेटेड एक्टिविटी लिया इन्होंने। एक्टिविटी कॉपीड नहीं होनी चाहिए, एक जैसी नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी डेटा एंड एनालिसिस। एनालिसिस तो सिमिलर हो सकता है, चूँकि स्टैटिकल टूल आप सेम ले सकते हैं, बट आपका सैंपल, आपका क्वेश्चनर, आपकी मेथोडोलॉजी अगर अलग अलग हों तो ज़्यादा बेटर है। सो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल शो किए, जो दो एग्जांपल्स जो बच्चों ने, कैंडिडेट्स ने बनाए हैं अपने एक्टिविटी के रूप में, वो आप क्योंकि कल जिक्र कर रहे थे कि एक बार कोशिश करेंगे कि आपको शेयर करें कि हाउ टू प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट। हालांकि बहुत कुछ डिस्कशन प्रोफेसर सुटाबा बोस ने भी किया कि किस तरह से आपको अपने प्रोजेक्ट बनाने हैं, कितने क्रेडिट की एक्टिविटी होनी चाहिए। कल हमने प्रोजेक्ट मैनुअल को लेकर के भी चर्चा की। फिर आज एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू आपको एक एक्टिविटी भी दिखाई कि एक स्टूडेंट ने किस तरह की एक्टिविटी अपनी तैयार की है। इसमें वाइवा होता है क्या, एनीबॉडी अवेयर? Yes, sir. लास्ट में आप इसको अपने रीजनल सेंटर में सबमिट करने के बाद देन वाइवासी विल बी कंडक्टेड बाय द कंसर्न रीजनल सेंटर एंड दैट वाइवा मे बी ऑनलाइन और ऑफलाइन एज पर द कन्वीनियंट एंड एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही आप तक? सर आ रही है, आवाज आ रही है। हमने तो अपना सारा वो डिजिटल वो सब बंद कर दिया डिवाइस, ताकि आवाज़ प्रॉपर जा सके। एनीवे सो ये एक था, एक कल हम एक जिक्र कर रहे थे कि अगर आप ऑडियो को, सॉरी ये वीडियो है, किस तरह से इवेल्युएट करें। मेरे पास कुछ वीडियो हैं, हालांकि आपको सलाह दी गई कि आप जो वीडियो हैं वहाँ से अपने ई ज्ञान कोश से या ओपन एजुकेशन रिसोर्स से देखें और उसको तब इवेल्युएट करें। आई एम जस्ट शेयरिंग, अगर शेयर होता है तो ये
इज इट विजिबल? Yes, sir. एक टॉपिक था एनईपी की समझ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समझ। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे प्रोफेसर्स को, बहुत सारे एकेडमिक्स को, सबको इनवाइट किया गया था कि आप एक 1 मिनट और 2 मिनट की एक वीडियो बनाइए। देन इवेल्यूशन के लिए दिया गया। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह की वीडियो हैं। यू कैन आल्सो इवेलुएट। So what is your observation? सर वीडियो का ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा था। ऑडियो आप लोगों को आई सुनाई एम नहीं दिया? टेलिंग वीडियो इज पॉज्ड सर, वीडियो इज पॉज्ड। वीडियो पॉज था, कुछ चला नहीं। चला नहीं? जी सर, बस एक ही शो था फर्स्ट, उसके बाद में कुछ भी रन नहीं हुआ। मैं दोबारा शो करने का, दोबारा इसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए कि ये विजिबल है। जी सर, विजिबल तो है। एंड व्हाट अबाउट ऑडिबल भी ऑडियो? है। सर सुनाई तो नहीं दे रहा है। एनिमल है। ये ऑडिबल थी नहीं थी? ये भी, नो सर। ये भी ऑडिबल नहीं है। लेट मी ट्राई अगेन, रुकिए। मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, इसमें स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज़ कर सकेगा और उसे परस्यू कर सकेगा। चौथी चीज़ है वोकेशनल सब्जेक्ट्स। इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट ये विजिबल है? यस सर, ऑडिबल भी है। ओके, तो पहले फर्स्ट वाली ट्राई करते हैं। चलिए पहले इसी को सुनिए पहले।
I want to share with you my understanding of the National Education Policy 2020 and how our innovation, Rudra, aligns with its goals of making India a knowledge powerhouse and fostering an Atmanirbhar Bharat. The NEP 2020 emphasizes the re-envisioning of healthcare education, ensuring that graduates are equipped with the necessary skills for primary care and hospitals. Our innovation is a smart robot companion for the elderly, combining conversational abilities, mobility, and smart monitoring through a companion app, contributing to the vision of providing care and assistance to the elderly. We believe that every citizen has the right to attain foundational literacy, education, and pursue lifelong learning. Our innovation aims to create accessible and engaging learning opportunities for adults, even the elderly, empowering them at every stage of their lives by engaging with the robot in interactive sessions. By aligning with the National Education Policy 2020, Team Rudra is dedicated to contributing to the vision of a knowledgeable and self-reliant India. Together, let's build a brighter future for education in our country. Yes. So what are your observations? सर इसमें जो मुझे लगा कि जो इनका वॉइस था ना वो सिंक नहीं था वीडियो के साथ में, वो Yes. अलग लिपसिंग अलग जा रही थी और कम्युनिकेशन अलग हो रहा था। Means तो ये ऑडियो एंड वीडियो दोनों में सिंक नहीं था। और दूसरा ये इन्फोग्राफिक मतलब जैसे एनईपी के थे तो स्टार्टिंग और कंक्लूजन थोड़ा और अच्छा किया जा सकता था, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट था, तो 1 मिनट में क्या हाईलाइट करना चाह रहे हैं हम थोड़ा सा क्लियर वो रख के तो और ज्यादा क्लियरिटी आती। एंड व्हाट अबाउट प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन में मैंने कहा ना उन्होंने केवल अपने ही एक्सप्रेशन पे रहा, पर एक्सप्रेशन के साथ साथ साइड में कुछ उनके इन्फोग्राफिक आते तो वो ज्यादा बेटर होता प्रेजेंटेशन। इवन मुझे लगता है शी वाज टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट रुद्र, उनका एक प्रोजेक्ट होगा। मैं भी मेरा भी ऑब्जर्वेशन सेम रहा कि वो एनईपी पे 1 मिनट के अंदर जो हम हाईलाइट कर सकते थे वो नहीं हो पाया। एग्री सर। और एक आप देखेंगे उनका जो लाइट का था ना, एक अजीब सी लाइटिंग थी जो ऊपर हो रखी थी, यानी कि वो जो पिक्चराइजेशन था या जो एनवायरनमेंट था वो भी और थोड़ा सा सुधारा जा सकता था। सर ऑल्सो उनके एक्सेसिव हैंड जेस्चर्स थे जो थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव था। जेस्चर एंड पोस्चर्स भी उतना मैच नहीं कर पा रहे थे टॉपिक के साथ, राइट। एक और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद आप हाँ जी बोलें। सर मुझे वीडियो से कम ये ऑडियो ज़्यादा था, केवल बोल रहे थे वो लोग। दूसरा जो उसके की पॉइंट्स है, अगर वो शायद अपने स्क्रीन पे विजिबल करते कि इस मतलब इन 4-5 पॉइंट्स पे वो बात कर रहे हैं तो शायद ज़्यादा कनेक्ट हो पाता। तो मुझे लगा ये ऑडियो है, वीडियो मुझे दिख नहीं रहा था, एक केवल एक पिक्चर थी। देखिए एक अभी और आपको साथ शेयर करते हैं, उसके बाद में आप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ या जो मैं शेयर करना चाहता हूँ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। Today I'm going to talk about how the new education policy will help to improve Indian education system. सबसे पहले मैं बात करूँगा होलिस्टिक एजुकेशन की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से स्टूडेंट का इमोशनल, सोशल, फिजिकल सभी तरह का डेवलपमेंट होगा। सेकंड, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ करके प्रॉपर एजुकेट किया जाएगा। थर्डली है कि मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, इसमें स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकेगा और उसे परस्यू कर सकेगा। चौथी चीज़ है वोकेशनल सब्जेक्ट्स। इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट अपने स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखेगा और उसे इम्प्रूव करेगा और आगे फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। थैंक यू। बताएं, इवैल्यूएट कीजिए। सर स्क्रीन इसके आधी शेयर हो रही थी, फुल स्क्रीन नहीं था इसका। एक तो सबसे पहले आपको तो कुछ हेडिंग्स बनाने पड़ेंगे, मीन्स वॉइस प्रेजेंटेशन, मीन्स ऑडियो प्रेजेंटेशन, है ना, उसका बैकग्राउंड, उनके जो विजुअल ग्राफिक्स उसमें प्रॉपर यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तभी आप किसी चीज़ को इवैल्यूएट कर पाएंगे। अदरवाइज तो आपको लगेगा
पर्सनलाइज होने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि जो हमें अच्छा लग रहा है। हमें एक फ्रेमवर्क बनाना होगा टू इवेलुएट एनी काइंड ऑफ वीडियो, टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है। नाउ यू टेल। चलिए आपको एक और दिखाते हैं, उसके बाद फिर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो दैट आई एम शोइंग। टॉपिक है NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो जुलाई मंथ में हमने 2 ब्रेकिंग न्यूज सुनी। एक, राफेल जेट मंगवाया गया, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 34 इयर्स के बाद एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई। तो मेरे सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को तो पता ही है कि एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है, पर क्या चेंज हुआ है वो अभी तक किसको भी नहीं पता है। तो ये सब मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता, पर आपको मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना छोटा होकर आप सबको क्यों बता रहा हूँ ये। क्यों? मैं भी तो स्कूल जाता हूँ, मुझे भी पता होना चाहिए। आपको, मुझे क्या, आप सबको पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। पहले का एजुकेशन सिस्टम था 10+2, तो उसको चेंज करके 5+3+3+4 किया गया। तो पहले के 5 इयर्स बच्चों को उनके बेस पे ध्यान दिया जाएगा, नो बुक्स बर्डन। उनको स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज के थ्रू सिखाया जाएगा। नेक्स्ट 3 इयर्स 3rd से लेके 5th तक बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जैसे कि मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज। नेक्स्ट 3 इयर्स 6th से लेके 8th तक बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, जिसमें बच्चे अपने प्रोग्राम्स और गेम्स बना सकते हैं। जैसे कि गेम्स में लिटिल सिंघम, चला लंदन, 3D गेम और कौन से भी प्रोग्राम बना सकते हैं। लास्ट 4 इयर्स बच्चों को 9th से लेके 12th तक बच्चों को स्ट्रीम चूज करवाया जाएगा। तो पहले का रूल था कि कॉमर्स वाला बच्चा साइंस नहीं ले सकता था, वो वाला रूल निकाल दिया गया है। तो अभी का रूल है कॉमर्स वाला बच्चा साइंस ले सकता है और साइंस वाला बच्चा आर्ट ले सकता है। तो बच्चों को अपना इंटरेस्ट पता चलेगा। लास्ट स्टेज है हमारा ग्रेजुएशन स्टेज। उसमें 3 इयर्स या तो 4 इयर्स कंप्लीट करेगा। जो स्टूडेंट 1 ईयर कंप्लीट करेगा उसको सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स मिलेगा। जो स्टूडेंट 2nd ईयर कंप्लीट करेगा उसको सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा मिलेगा। जो स्टूडेंट 3 इयर्स कंप्लीट करेगा उसको सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन मिलेगा। जो स्टूडेंट 4 इयर्स कंप्लीट करेगा उसको रिसर्च सर्टिफिकेट ऑफ रिसर्च मिलेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता है। Yes, anybody else? विकास शर्मा।
यस सर। तो इसमें मैं दो तरह से, पहले ऑडियो क्वालिटी पे बात करता हूँ। ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, एक्सप्रेशन काफी बच्चे के एनर्जेटिक थे, तो उस पर तो पॉजिटिव। जो वीडियो क्वालिटी थी, वीडियो क्वालिटी पे बच्चा कभी कभी सेंटर में नहीं रह रहा था, वो चाइल्ड जो था कोने में चला जा रहा था, और जो पीछे का बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड पे अगर कुछ एनईपी लिख ही देते या फिर पोस्टर लगा देते, क्योंकि वो मैथमेटिकल अंडर रूल वगैरह आ रहे थे उस पे, तो वहां पे कुछ हम अच्छा कर सकते थे। ओवरऑल ऑडियो और बच्चे के जो एक्सप्रेशन थे वो बहुत ही अपग्रेड थे यहाँ पे। ठीक है, ओके। और कोई? यस सर। या मैंने जो वीडियो देखा उसमें मुझे बच्चे का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। इनमें मतलब उन्होंने मतलब जो ऑडियंस जो है उनके जो व्यूअर्स है उनको मतलब अट्रैक्ट कर पाए, और हाथ में जो स्केल लेके रखा था, और जो अब स्केल को जब वो शिफ्टिंग करते थे एक हाथ से दूसरे हाथ तक, तो मतलब इससे अटेंशन उनके तरफ मतलब बना रहता था। और जो वॉइस मॉड्यूलेशन है उनका बहुत ही अच्छा था। फिलहाल वो बच्चे हैं इसीलिए उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ज्यादा क्लियर नहीं है, फिर भी और जो बैकग्राउंड के बाद जो विकास शर्मा सर ने कहा है, तो उस हिसाब से मुझे भी लगता है कि अगर बैकग्राउंड थोड़ा मतलब जो कंटेंट है वीडियो का उस हिसाब से अगर बनाया जाता तो वो बहुत अच्छा होता। बिल्कुल। खुशबू, आपको कुछ कहना है? तो बाकी मतलब क्लासमेट्स ने तो ऑलरेडी बोल दिया, बट एक चीज मैंने एक और चीज जो नोटिस की वो ये थी कि मतलब बार बार लोकेशन चेंज हो रही थी। आई थिंक कि कोई भी एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं तो इस तरीके की डिस्ट्रैक्शन मतलब अननेसेसरी की डिस्ट्रैक्शंस, मतलब जो कंटेंट बोल रहे हैं उससे हटके फिर वो कहीं और स्विच हो जाती है। तो आई थिंक एक वो चीज थी। तन्मय? सर मुझे भी पहला वही पॉइंट था जो विकास जी ने रखा कि पीछे जो कंटेंट उससे रिलेटेड कुछ होना चाहिए। मुझे एक चीज और लग रही है, ये वीडियो से 1 मिनट था कि लॉन्गर था? 1 मिनट, यस। ये 1 मिनट से ज्यादा है शायद। ये 4 मिनट समथिंग था। हाँ, वही मुझे लगा कि 1 मिनट तो हो जाना चाहिए। ये ड्यूरेशन भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि कितने ड्यूरेशन की हमें वीडियो बनानी है, अदरवाइज कई बार अट्रैक्टिव चीज होने के बाद भी हमें बोरिंग फील करा देती है कि कब खत्म होगी ये, है ना। दूसरा एक जो मुझे आप सबका ऑब्जर्वेशन है कि वो एंटरटेनिंग है, इंफॉर्मेटिव है, बट एक होता है कि यूजर फ्रेंडली। देखिए, एनईपी की समझ एक आप 4-5 साल के बच्चे से, 8 साल के बच्चे से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड दैट टू इन द प्रेजेंटेशन वे, वो हमें थोड़ा सा नहीं लगता कि हम जब एनईपी की समझ की बात करते हैं और हम उस पर, हाँ उसका छोटा सा आप एक ले सकते थे, बच्चे का इनपुट ले सकते थे, बट मुझे लगता है कि ये वीडियो हमने प्रोफेसर्स एंड जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं उनको हमने भेजी थी कि आप इस पर अपना एनईपी की समझ का एक छोटा सा वीडियो बना करके भेजिए। तो इसको मुझे लगता है, अगर हमने तो खैर इसको नॉट फिट बताया, क्योंकि जब हम एनईपी की समझ के इसको हम बहुत सारे चैनल पर हम इसको अपलोड करेंगे तो थोड़ा सा वो नहीं फिट बैठता है, एक तो ड्यूरेशन की वजह से, और दूसरा जो एक जो लेवल है, क्लास का लेवल है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई अगर टीचर है या कोई ग्रेजुएट है, अगर वो कोई बोल रहा है उसके बीच में अगर उसको प्लेस करते हैं फॉर ए मोमेंट 15 सेकंड 20 सेकंड, तब हमें लगता है कि वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। यस, एक जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड तो सच में थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि उसको एक बैनर हम लोग बना सकते थे, या बैनर भी पॉसिबल नहीं था, जो पीछे ब्लैक बोर्ड दिख रहा था उस पर हम लोग अट्रैक्टिव वे में कुछ उसको लिख करके और अट्रैक्टिव बना सकते थे। सो ये है, आपको इसको जो भी आपने कह रहे हैं इसको आप कागज़ पे उतारिए और एक आपकी एक एक्टिविटी फिनिश। मेरा बेसिकली मोटिव यही था कि आपको एक वीडियो अगर हम एक शेयर करें कि उसको किस तरह से आप इवेल्युएट करोगे, क्रिटिक होने के साथ साथ आपको सजेस्टिव भी होना है। लास्ट में अगर कंक्लूजन में, लर्निंग आउटकम में अगर आप कोई सजेशन लिखना चाहें देन आप लिख सकते हैं। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, और बाकी आपका जो डॉक्टर अजीत ने जो एक लिंक शेयर किया है वहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी तरह की आप डाल सकते हैं।
इवन हमारा और आपका रिश्ता यही खत्म नहीं होता है। आप अगर आपकी कोई क्वेरी है आरसी चंडीगढ़ पर, कोई भी आपकी क्वेरी है, देन यू विल बी रेस्पॉन्डेड टाइम एंड अगेन जब भी आप पूछते हैं। सर मेरा एक सवाल सरकार में था। जी प्लीज आस्क, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। हाँ जी। सर जब आप शुरुआत में दिखा रहे थे जहाँ पे डेटा सैम्पलिंग का था कि 21 पीजी स्टूडेंट्स हैं और 9 फैकल्टी है, तो सर मुझे दिमाग में ये आ रहा था कि जो 21 और 9 का जो नंबर है इसका तो रिकॉर्ड शायद इसमें जाएगा ना कि कौन कौन फैकल्टी या फिर कौन कौन स्टूडेंट्स हैं, दे केवल सकते नंबर हैं, वहाँ पे नोट किया गया है। नंबर दे सकते हैं आप, नंबर भी वेरी कर सकता है और आप उसको भी फर्दर आप कैटेगराइज कर सकते हैं एक चार्ट बना करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इट इज अप टू द रिसर्चर। सर मैं अथेंटिकटी मतलब उस पर सोच रही थी कि 21 जो है तो 21 के नाम देना भी तो जरूरी होगा ना, मैंडेट होगा ना। देखिए यहाँ हम एक चीज कहेंगे, आप किसी की आइडेंटिटी, जब आप कोई भी क्वेश्चनर आप भरवाते हैं अपने डेटा जो सैंपल जिससे आपने यूज करना है, उसमें आप एक ओथ देते हैं एज ए रिसर्चर कि आपका आइडेंटिटी, आपका नाम कहीं भी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन विल बी कॉन्फिडेंशियल एंड फॉर द यूज, फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च ओनली। ओके। एक्सक्यूज मी सर। या सर जैसे कि हमने किसी भी एक्टिविटी के लिए कोई टूल यूज किया, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ने यूज किया, तो उसको अटैच करना कंपलसरी है या हमारे ऊपर है कि हम करना चाहे तो करें? देखा कि आपने, मैंने इसमें भी स्क्रॉल किया था, इसमें गूगल फॉर्म का जो क्वेश्चनर उन्होंने अपने रेस्पोंडेंट को भेजा था वो उन्होंने शेयर किया था। शेयर करना चाहिए आपने जो भी क्वेश्चनर यूज किया है, चाहे वो प्रिंट फॉर्म में है, चाहे वो ऑरल फॉर्म में है, और चाहे वो गूगल फॉर्म के थ्रू है। सर एक और चीज कि जो भी जितने भी हमने टूल्स यूज किए थ्रू आउट, तो जरूरी है कि हर एक्टिविटी के पीछे उसके टूल लगाए, मतलब एक अलग सेक्शन बना के एट द एंड लगा सकते हैं सारे टूल्स इकट्ठा? एक साथ एनेक्सर के रूप में लगा सकते हो सारे टूल्स को। ओके सर, लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगा कि अगर आप उस एक्टिविटी के साथ लगाएंगे तो वो इवेल्युएशन में आसानी रहेगी, अदरवाइज इवेल्युएटर हैज टू गो इन द लास्ट। ओके सर। ठीक है। एक चीज जो मैंने आपको कहा कि जो इंडेक्स है वो जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये जो 2 एक्टिविटी मैंने शेयर की इसमें इंडेक्स नहीं था, बाकी और एक्टिविटीज में इंडेक्स है। ये मैं आपको इसलिए शेयर कर पाया क्योंकि ये थ्रू ऑनलाइन आई हुई है कुछ एक्टिविटी, अदरवाइज बाकी को PDF बना करके, स्क्रीनशॉट ले करके, लेकिन बाकी सब में इंडेक्स है। हो सकता है ये भूल गए हों, बट इंडेक्स जरूर बना लीजिएगा। यस सर। जी सर। और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। सर मेरा एक क्वेश्चन था, एक्चुअली मैंने आरसी कोलकाता से एडमिशन लिया था जनवरी 2023 सेशन में, लेकिन अभी तक मुझे कोई हार्ड कॉपी मतलब स्टडी मटेरियल रिसीव नहीं हुआ। See, study material sent by IGNOU headquarters directly at the address of learner, right? But sometimes what happen, study material sent back to the regional center concerned if the delivery is not done by the postman. और ये इस प्लेटफॉर्म पे हमें नहीं कहना चाहिए, बट कई बार पोस्टमैन स्टडी मटेरियल को प्रॉपर एड्रेस पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजन। आपके केस में अगर आपको मटेरियल नहीं मिला है, आपका मटेरियल आपके रीजनल सेंटर पर पहुंच गया होगा, एक बार उनको मेल कर दीजिएगा, वो आपको भेज देंगे, दोबारा सही एड्रेस भेज दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। नहीं है तो अभी तो सारा मटेरियल आपका सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। आप तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के हैं, आपको तो वैसे भी सॉफ्ट मटेरियल ज़्यादा सूट करेगा। ओके सर, ओके, थैंक यू।
बट अपने मैंने कल भी कहा था अपने असाइनमेंट टाइमली सबमिट कर दीजिए, अपना प्रोजेक्ट भी टाइम से जमा कर दीजिए, और एग्ज़ाम फॉर्म आने वाले हैं, एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। और कभी आप सोचे कि अभी एग्ज़ाम फॉर्म, कई बार क्या मैसेज ईमेल आरसी से आते हैं, वेबसाइट पर भी डलते हैं, बट कई बार मिस हो जाते हैं। आप देख लीजिएगा कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म इस अगस्त में शुरू हो जाएंगे, अगस्त, मिड ऑफ अगस्त तक होंगे या फिर लास्ट ऑफ सितंबर तक मैक्सिमम, तो वो टाइम से भर लीजिएगा। एनीवे, थैंक यू, आप सबका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल। विदा। थैंक यू सर। ओके, गुड डे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो, थैंक यू वेरी मच सर।